सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ की इमोर्टल्स के साथ गहरी दोस्ती हो गई थी और वो महीनों तक उनके साथ रहा। पर अब वो वक्त आ गया था जब उन्हें केओस का सामना करना था। शियाओ कुछ समझ नहीं पा रहा होता। केओस एनर्जी इमोर्टल्स को मार रही थी और वो उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। फ्लावर गर्ल ने उसके सामने ही दम तोड़ दिया। उसे काफी गुस्सा आ रहा था, पर फिर उसे पता चला कि ये सब जो हो रहा है वो हजारों सालों पहले ही घटित हो चुका है और ये सब इमोर्टल्स के द्वारा रिक्रिएट किया गया सीन है, ताकि शियाओ को वार्न किया जा सके कि फ्यूचर में एक बड़ा खतरा आने वाला है जिसका उसे सामना करना होगा। एशियन फिनिक्स और स्वॉर्ड मैन भी उस केओस एनर्जी से लड़ते हुए मारे गए थे। शियाओ रो रहा था, पर उसने कसम खाई कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा और अगर फ्यूचर में केओस दोबारा आया तो वो अपने दोस्तों के साथ फिर ऐसा कभी भी नहीं होने देगा। और वो अपने सफर पर आगे बढ़ने लगा। अब हमें युआन रेन डिस्ट्रिक्ट के पेबलस यामागुची का सीन दिखाया जाता है, जहां पेड़ पर एक मरे हुए जानवर की स्किन लटकी हुई होती है। शियाओ वहां पहुंच गया था। उस स्किन लेदर के अंदर से एक फॉर्मेशन ओपन हुआ जिससे शियाओ पर कई सारे वेपन अटैक होने लगते हैं। शियाओ अपनी तेज स्पीड की वजह से उस अटैक से बच जाता है और वो सोचता है कि ये जानवरों की त्वचा का ऐसा सड़ा हुआ टुकड़ा भी इतना ज्यादा शक्तिशाली है। यह जगह वाकई काफी खतरनाक है, जो यहाँ इतने पावरफुल बिस्ट का भी पतन हो गया। मुझे काफी केयरफुल रहकर आगे बढ़ना होगा और वो तेजी से वहाँ से आगे की तरफ निकल जाता है। अब हम नो मैंस लैंड के उस जगह का सीन देखते हैं जहाँ हीरोइक सोल के टॉम्ब मौजूद थे, इसीलिए इस जगह को टोंग ऑफ हीरोइक सोल्स कहा जाता है। उस जगह पर मौजूद सारे टॉम्ब नीचे की तरफ गिरने लगते हैं और एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है जो डेवोरिंग स्पिरिट ट्रैप होता है। शियाओ को इसका पता चल जाता है कि सारे टॉम्ब उसके ऊपर गिर रहे हैं, इसीलिए वो अपनी कुनपेंग टेक्निक का इस्तेमाल करके उस ट्रैप से बाहर निकल जाता है। जब उस जगह का स्मोक साफ होता है तो पता चलता है कि उस जगह पर हजारों लाशें पड़ी हुई होती है। शियाओ कहता है कि ये सभी 3000 स्टेट के जीनियस लोग होंगे जो निश्चित रूप से थोड़े लापरवाह रहे होंगे, जिससे ये इस ट्रैप के शिकार बन गए। अब वो आगे बढ़ता है और एक लेजी एरिया में पहुंचता है जहां लाइटनिंग स्ट्राइक सेक्रेटरी मौजूद होता है जो लाइटनिंग को अट्रैक्ट कर रहा था, जिससे शियाओ पर अटैक होने लगे। पर शियाओ अपनी तेजी से उन लाइटनिंग से बच गया। वो सोचता है कि इस जगह पर अंतहीन खतरे हैं, इसीलिए कोई आश्चर्य नहीं कि पुराने सभी कल्टिवेटर इस नो मैंस लैंड की भूमि पर खत्म हो गए। अब फाइनली शियाओ 2 महीने चलने के बाद एक शहर के बाहरी इलाके में पहुंचता है। शियाओ को लगता है कि ये वही प्राचीन सिटी है जो उसकी लास्ट डेस्टिनेशन थी, पर तभी वहाँ हॉर्स पर बैठे पेटिशनर का एक ग्रुप आता है। शियाओ उनकी तरफ देख रहा था। उस ग्रुप के लीडर की नजर भी शियाओ पर पड़ जाती है और अपने सभी साथियों के साथ शियाओ को घेर लेता है। ये पेटिशनर एक डेमोनाइट्स गॉड होता है जो गॉड रियल्म में होता है। वो शियाओ पर अपना स्पीयर पॉइंट करके पूछता है कि लड़के तुम कौन हो। शियाओ कहता है कि मैं 3000 स्टेट का एक कल्टिवेटर हूँ और साथ ही मैं एक एक्सप्लोरर भी हूँ और मुझे नई नई जगहों पर जाकर खोज करना भी काफी पसंद है। मैं इस आगे मौजूद एशियन सिटी में जाना चाहता हूँ। इससे उस डेमोनाइज्ड डीमन को काफी गुस्सा आता है और वो अपने सभी साथियों को उसे मारने के लिए बोलता है। वो सभी तेजी से आगे बढ़ते हैं। शियाओ को याद आता है कि केओस में जो इविल आई नजर आई थी उसने बताया था कि वो जल्दी कई लोगों को अपने साथ कर लेगा और सारी जगह पर उसका कब्जा होगा। शियाओ कहता है कि क्या बॉर्डर खत्म हो चुकी है जिससे उस राक्षस ने यहाँ प्रवेश कर लिया होगा। और अब शियाओ अपनी डालू इमोर्टल स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर एक पावरफुल अटैक करता है जिससे उस डेमोनाइज्ड डीमन और उसके सभी साथियों को मार डालता है और वो सभी इविल ब्लड के रूप में जल जाते हैं। शियाओ सोचता है कि इस इविल गॉड ने अपने इन चमचों की बॉडी को जला दिया ताकि मैं उसके कॉन्शियसनेस का पता न लगा पाऊं। इतने सारे पावरफुल लोग जो उस इविल गॉड के कंट्रोल में थे, जरूर ये वही लोग होंगे जो पहले इस नो मैंस लैंड में आए पर उस इविल गॉड के द्वारा संक्रमित हो गए। मुझे जल्दी से अब एशियन सिटी तक पहुंचना होगा ये देखने के लिए कि आखिर यहाँ हुआ क्या था। तभी वहाँ कोई आने लगता है। शियाओ को एहसास हो जाता है कि कोई इस तरफ बढ़ रहा है, इसीलिए वो जल्दी से उस जगह से निकलकर एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। पर वो और कोई नहीं बल्कि विच होती है जो अभी ट्रू फॉर्म में थी। वो बोलती है कि शियाओ तुम मुझसे क्यों छिप रहे हो, मैंने पहले ही तुम्हें देख लिया था। शियाओ सामने आ जाता है। वो शियाओ से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और बिल्कुल एक लकड़ी के खम्भे की तरह क्यों खड़े हो, क्या तुम्हें कोई सांप सूंघ गया। शियाओ से कहता है कि क्या तुम भी उस सिविल गॉड के साथ मिल चुकी हो। विच गुस्सा हुई कहती है कि तुम किस बकवास के बारे में बात कर रहे हो, मैं तुम्हारी बातों को समझ नहीं पा रहा, तुम हमेशा अजीब अजीब बातें करते हो। शियाओ सोचता
बोलता है कि मैं शायद गलत सोच रहा हूँ, ये पूरी दुनिया बुराई के साथ मिली हुई नहीं हो सकती और ऐसा लगता है कि ये सिटी पूरी तरीके से बुराई से घिरी हुई नहीं होगी। अब वो उसके साथ अंदर सिटी की तरफ बढ़ने लग जाता है जो एक कैंगरून सिटी होती है जहाँ काफी ज्यादा चहल पहल थी। शियाओ विज से बोलता है कि तुम मुझसे आगे कैसे निकल सकती हो और इस जगह पर पहले कैसे पहुंची। विज बोलती है कि यंग मैन, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम मुझसे जेलस फील कर रहे हो क्योंकि तुम 3 इमोर्टल एनर्जी स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी मुझसे पहले इस जगह पर नहीं पहुंच पाए? वाकई तुम अब पहले की तरह नहीं रहे। और वो हंसते हुए कहती है कि मुझे माफ करना, मैं तो सिर्फ तुम्हें चिढ़ा रही थी। और वो बताती है कि मैं उस रास्ते पर उतरी जहाँ संयोग से एक एशियन टेलीपोर्टेशन एरिया मौजूद था जिससे मैं इस शहर में पहुंच गई और यही वजह है कि मैं इस जगह पर तुमसे पहले आ गई। शियाओ कहता है कि मुझे इस जगह पर पहुंचने के लिए हजारों संकटों का सामना करना पड़ा और तुमने बस टेलीपोर्ट किया और यहाँ आ गई। क्या ये ज्यादा ही अनुचित नहीं है? विज बोलती है कि यह सब लक पर ही डिपेंड करता है और शायद मेरा भाग्य अच्छा था जो मुझे कई सारे खतरों का सामना नहीं करना पड़ा। शियाओ बोलता है कि अगर तुम पहले ही यहाँ आ गई थी इसीलिए मुझे बताओ कि और कोई भी क्या यहाँ पहुँचा है। वो शियाओ से बोलती है कि तुम्हें किसने कहा कि हमारी लास्ट डेस्टिनेशन वाली वही एशियन सिटी है जहाँ हमें पहुँचना था? शियाओ बोलता है कि मैं तो इसे ही प्राचीन शहर समझ रहा हूँ, पर क्या इस तरह के कई सारे शहर हैं इस नो मेंस लैंड में? विज बताती है कि ऐसे ज्यादा शहर तो नहीं है लेकिन ये एक से ज्यादा है। इसके अलावा हमारा जो लक्ष्य एशियन सिटी है वो दिखने के मामले में काफी शानदार है। उसकी आभा बहुत ही ज्यादा मेजेस्टिक है और वो मैग्निफिसेंट है, बिल्कुल हेवनली एम्परर की सिटी की तरह जो पूरे बॉर्डर रीजन का नेतृत्व करती है। और प्राचीन काल में कई सारे सुप्रीम एक्सपर्ट्स ने उस शहर में प्रवेश किया था ताकि वो एशियन कोऑर्डिनेट को प्राप्त कर सके और उनके डिसिबल ही इन छोटे शहर में बसे हुए हैं जो उनके ही वंशज हैं। शियाओ कहता है कि अगर असली एशियन सिटी यहाँ नहीं है तो तुमने अभी तक इस शहर को क्यों नहीं छोड़ा? तभी वहाँ जंगल में एक तेज रोशनी दिखाई देती है। सभी पेटिशनर उसे देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगे। विच बोलती है कि ये एनर्जी ही असली वजह है जिसकी वजह से मैंने उस शहर को नहीं छोड़ा। ये एनर्जी बीच जंगल में से आ रही होती है। सभी पेटिशनर वहाँ पहुँच जाते हैं। शियाओ और विच भी वहाँ गए थे। विच बताती है कि यह घटना हाल ही में अक्सर कई बार दिखाई दी है। कभी कभी ये पहाड़ों में दिखाई देती है तो कभी कभी ये अंडरग्राउंड में, और इस तरह एक अवसर को हर कोई हासिल करना चाहता है। शियाओ देखता है कि इस एनर्जी के साथ एक बिस्ट सामने आ रहा है जो वही लिटिल किरिन बिस्ट होता है जो उस फ्लावर इमोर्टल गर्ल के साथ रहता था और उसका पेड़ था, पर उसके मरने से पहले वो एक पोर्टल के थ्रू वहाँ से निकल गया था। शियाओ से देखकर हैरान था और सोचता है कि अगर ट्रायल पाथ पर यह बिस्ट नजर आया और निंग चुआन ने इसे हासिल कर लिया तो वो निश्चित रूप से मेरे लिए मुसीबत खड़ी करेगा। इसीलिए चाहे कुछ भी हो मैं उसे इस किरिन बिस्ट को पाने नहीं दे सकता। किरिन बिस्ट फ्लावर गर्ल को ढूंढ रहा था इसीलिए वो हर जगह जगह पर दिखाई देता। उसे शियाओ के अंदर से काफी फेमिलियर फीलिंग होती है। वो कॉन्शियसनेस स्पेस में शियाओ से बात करता है। शियाओ से बताता है कि हम कुछ ही दिनों पहले मिले थे और उस केओस में सभी इमोर्टल मारे गए, पर आखिर तुम जिंदा कैसे बच गए? लिटिल किरिन बिस्ट कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं सालों से सो रहा हूँ और हम आखिर कुछ दिनों पहले कैसे मिल सकते हैं? शियाओ बोलता है कि मुझे एशियन इमोर्टल एरा में लौटने का सपना आया था जिसमें मैंने एशियन फिनिक्स, स्वॉर्ड मैन, फ्लावर गर्ल और तुम्हें देखा था और हम सभी साउथ सी के पर्पल बम्बू फॉरेस्ट में मिले थे। लिटिल किरिन को भी ये सब याद आ जाता है और वो बोलता है कि वो आदमी तुम ही थे और वो काफी दुखी होता है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू आ रहे थे। वो बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं जीवन में किसी अपने दोस्त से मिल पाऊंगा। मैं हजारों वर्षों से यहाँ फ्लावर गर्ल की प्रतीक्षा कर रहा हूँ और एंडलेस साल गुजर गए पर वो कभी भी मुझे दिखाई नहीं दी। लगता है कि वो कहीं गायब हो गई है जो मुझे नहीं मिल रही और आज पहली बार कोई मुझे ढूंढते हुए आया है। शियाओ ये देखकर सोचता है कि इसे सब कुछ याद है। क्या वो एशियन इमोर्टल एरा में लौटना वाकई एक इल्यूजन था? आखिर वो किस तरह का जादू था जो इस किरिन बिस्ट को भी मैं अभी भी याद हूँ। किरिन बिस्ट शियाओ के पास आने लगता है और बोलता है कि मुझे आशा है कि फ्लावर गर्ल वापस मेरे पास लौट आई। मुझे उसकी काफी याद आती है, मैं उसे काफी मिस कर रहा हूँ। शियाओ से कहता है कि तुम रोना बंद करो और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और तुम्हें मैं बॉर्डरलैंड के उस केओस सिविल गॉड के पास ले जाऊंगा। हम साथ मिलकर उस दुश्मन से सामना करेंगे और फ्लावर गर्ल और बाकी इमोर्टल का बदला लेंगे। पर किरिन बिस्ट मना कर देता है और उससे मुंह फेरता हुआ कहता है कि मैं अभी भी यही रहकर
रहकर फ्लावर गर्ल का इंतजार करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो वापस जरूर दिखाई देगी और मुझे ढूंढते हुए आएगी। शियाओ बोलता है कि मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन वो मर चुकी है और मुझे नहीं लगता कि वो फिर कभी दिखाई देगी। किरीन बीस्ट बोलता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, मुझे उस पर विश्वास है, वो मुझे ढूंढते हुए जरूर आएगी। शियाओ बोलता है कि तुम अब बड़े हो गए हो, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम सच्चाई को स्वीकार कर लो। शियाओ सोचता है कि मैं काफी क्रूर तरीके से इसे अपने साथ चलने के लिए मना रहा हूँ, पर अगर मैंने तुम्हें सच्चाई का एहसास नहीं करवाया तो तुम हमेशा अपने सपने में ही रह जाओगे। किरीन बीस्ट बोलता है कि भले ही मैं अभी भी बच्चा हूँ, पर मैं काफी क्लियर माइंडेड हूँ। मुझे यकीन है कि फ्लावर गर्ल निश्चित रूप से दिखाई देगी, क्योंकि तुमने भी उस एशियन इमोर्टल एरा का ड्रीम देखा, तो आखिर वो दुनिया फिर से क्यों नहीं दिखाई दे सकती। शियाओ कहता है कि मैं प्राचीन युग में लौटने का सपना देख पाया, क्योंकि मैं समय के बारे में सोचता हूँ और उस युग में लौट गया। और वो सोचने लगता है कि अगर किरीन एशियन बीस्ट जिंदा है तो काफी संभावना है कि वो एंडलेस बेल इमोर्टल और 6 से बाद रीइंकार्नेशन इमोर्टल किंग भी जिंदा होंगे। शियाओ उससे पूछता है कि लिटिल किरीन आखिर तुम जिंदा कैसे बच गए थे। वो बताता है कि जब वो दुश्मन हमारा शिकार कर रहा था तो मैं एक टेलीपोर्ट एरे की वजह से उस जगह से निकल गया था और मैं काफी समय तक उस फॉर्मेशन में फंसा रहा और हजारों सालों तक सोता रहा, और अब मैं इस नए युग में जागा। वक्त ने मेरी जिंदगी खत्म नहीं की, पर मेरे पास इमोर्टल एरा का एक खजाना मौजूद है, इसीलिए कोई भी मुझे ढूंढ नहीं सकता जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसीलिए मैं अभी भी फ्लावर गर्ल का इंतजार करूंगा और इस दुनिया में फिर से दिखाई दूंगा। और अब वो वहां से चला जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।